नमस्कार। आज के सेशन में हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का सेशन होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की मूल संकल्पना, जो कि बीएलएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है। ठीक है, पहला पेपर के अंतर्गत हम पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे 4 यूनिट है टोटल, आपको 4 यूनिट पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपके चारों यूनिट जो है पॉइंट वाइज यहाँ पे हम समझ लें। ठीक है, कुछ तो देखते हैं। पहला जो हमारा है शिक्षा की संकल्पना। आप यहाँ पे समझते चलिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि समझाने के लिए इसमें है कुछ नहीं। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके लिए समझ में आएगा। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है शिक्षा की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा की संकल्पना क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर, मनुष्य के जीवन से लेकर, जब जन्म होता है उसका, वहाँ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के अधिकार एवं मानव को जो है वो अंधकार एवं संकट से बाहर निकालती है। शिक्षा व्यक्ति के समक्ष पक्षों का, जैसे सामाजिक, मानसिक एवं धार्मिक पक्षों का संपूर्ण सविकास करती है। ठीक है, विकास करती है। और शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, संस्कृति आदि का विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहला चीज़ हमने देखा कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के अंधकार से, कहाँ पर, अंधकार एवं संकट से बाहर निकालती है। साथ ही साथ में हमने देखा कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तमाम प्रकार के जो सामाजिक पहलू हैं उनका विकास किया जाता है। और साथ ही साथ में शिक्षा के अभाव में, अगर शिक्षा नहीं है मनुष्य के अंतर्गत, तो वह मनुष्य क्या है? वह मनुष्य क्या है? किसके समान? पशु के समान है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा है कि शिक्षा शब्द 3 शब्दों से बना है। एजुकेटम, एडुसियर एंड एडुकेयर। ठीक है, से बना है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक है, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाना। ये चीज़ें हो गई। हमने देखा कि शिक्षा शब्द एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर से बना है, जिसका अर्थ क्या है? आंतरिक ज्ञान को बाहर लाना। दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा संबंधित। तो शिक्षा का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। यहाँ पे हम संकुचित अर्थ पढ़ रहे हैं और दूसरा क्या होगा? हमारा व्यापक अर्थ होगा। ठीक है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। नहीं, बालक को जो विद्यालय में प्राप्त दी जाती है शिक्षा, उसे हम संकुचित शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए टैगोर के अनुसार क्या कहा था टैगोर ने? तो टैगोर ने कहा था कि शिक्षा का अर्थ है बालक को उस योग्य बनाना कि वे सत्य की खोज कर सके। ठीक है, तथा इसकी अभिव्यक्ति कर सके। सबसे सिंपल परिभाषा है टैगोर के अनुसार। टैगोर ने क्या कहा था कि शिक्षा का मूल अर्थ क्या है? कि बालक को उस योग्य बनाना जिससे वह सत्य की खोज कर सके एवं उसकी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है? यहाँ पे इन्होंने प्लेटो के अनुसार क्या है? तो प्लेटो ने कहा था कि अच्छी आदतों द्वारा बालकों में अच्छी नैतिकता का विकास करना ही शिक्षा है। क्या कहा था इन्होंने? अच्छी आदतों द्वारा बालकों में अच्छी शिक्षा एवं अच्छी नैतिकता का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, ये हमारा 2 हमने रख लिया, टैगोर को और साथ ही साथ में प्लेटो को। टैगोर ने क्या कहा था? शिक्षा का अर्थ है सत्य की खोज करना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना। प्लेटो ने क्या कहा था कि शिक्षा का अर्थ है अच्छी आदतों द्वारा बालकों की अच्छी नैतिकता का विकास करना। ठीक है, अब शिक्षा की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो प्रकृति मतलब नेचर की। ठीक है, शिक्षा की नेचर क्या है? शिक्षा, पहली बात तो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरा क्या है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक समापवर्तन प्रक्रिया है। और साथ ही साथ में शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय मतलब क्या होता है? कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक होता है और एक
क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो एक शिक्षक जो है दो ध्रुवी, कोई विचारक इसे त्रिध्रुवीय मानते हैं, इसमें पाठचर्या को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन हालांकि इसको द्विध्रुवीय ही माना गया है। शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रकृति के अंतर्गत हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखा कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और विकासशील प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रकृति हमने देख ली है। अब बात करते हैं विशेषता की। देखिए, विशेषता के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा सुनिश्चित एवं प्रभावी होती है। शिक्षा का प्रभाव परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति पर डाला जाता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का नाम ही शिक्षा है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का ईश्वर से मिलन है। ठीक है, तो विशेषताएं हमने क्या देखी कि यह शिक्षा जो है वो सुनिश्चित एवं प्रभावी होती है। ठीक है, शिक्षा क्या होती है, सुनिश्चित भी होती है और प्रभावी भी होती है। और शिक्षा का प्रभाव क्या होता है, परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति पर डाला गया। जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रभाव परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति पर डाला जाता है और व्यक्ति के सर्वांगीण अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम प्रकार के जो विकास है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का नाम ही क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का ईश्वर से मिलन है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा क्योंकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवस्था, प्रभाव, विषय और संख्या के आधार पर शिक्षा निम्न रूप से व्यवस्थित की गई है या फिर विभाजित की गई है। शिक्षा व्यवस्था के आधार पर अगर बात किया जाए तो व्यवस्था के आधार पर शिक्षा जो है वो 3 प्रकार की यहाँ पे बांटी गई है। कौन कौन सी, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था के आधार पर। अब दूसरा बात करते हैं प्रभाव के आधार पर। प्रभाव के आधार पर यहाँ पे 3 प्रकार की ही बांटी गई है। पहला है प्रत्यक्ष शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा, तीसरा है सकारात्मक शिक्षा एवं नकारात्मक शिक्षा। ठीक है, तो ये कुछ इसके पहलू हैं। अब बात करते हैं विषय के आधार पर। तो विषय के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की बांटी गई है, एक है सामान्य शिक्षा और दूसरा है विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली है। बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की अर्थात औपचारिक शिक्षा की। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जिस शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा 4 दीवारी के अंतर्गत दी जाती है, जिसका समय सारणी जो है निर्धारण होता है, जिसके द्वारा बालकों का समय समय पर मूल्यांकन होता है और साथ ही साथ में जहाँ दंड की प्रकृति, जहाँ पर दंड की जो है अवधारणा को अपनाया गया है, इस तरीके की जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, वो किस प्रकार की शिक्षा आती है, वो औपचारिक शिक्षा आती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो विद्यालय में दी जाती हैं। तो विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा है। इस शिक्षा में शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, समय आदि सब पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब पूर्व निर्धारित होता है और इसमें क्या है, इसमें अंक लेने एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने की समुचित व्यवस्था भी की गई है और साथ ही साथ में यह व्यक्ति व ज्ञान एवं कौशल का विकास भी करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस शिक्षा में शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, समय आदि सर्वपूर्व निर्धारित होता है और क्या है, अंक लेने एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने की समुचित व्यवस्था होती है और यह शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल की विकास करती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी जिसके अंतर्गत हमने देख लिया। अब अगली विशेषताएं बात करते हैं। विशेषताएं क्या होती है औपचारिक शिक्षा की, तो ये शिक्षा व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध होती है, ये शिक्षा कठोर कृत्रिम होती है, ये जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती है, ये शिक्षा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में दी जाती हैं और ये शिक्षा निर्धारित स्थान में और निश्चित समय में दी जाती है। ये शिक्षा समय सारणी से बद्ध होती है। ठीक है, परीक्षा विधि का भी इसमें क्या होता है, परीक्षा विधि एवं मूल्यांकन का भी पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये शिक्षण व्यवस्था, पहली हमने विशेषता क्या देखी कि ये शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, योजनाबद्ध होती है। पहली बात तो क्या है, व्यवस्थित भी होती है और योजनाबद्ध भी होती है और ये कठोर और कृत्रिम होती है एवं जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती है। साथ ही साथ में
ये शिक्षा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में दी जाती है और यह शिक्षा निर्धारित स्थान में दी जाती है और निश्चित समय में दी जाती है। साथ ही साथ में समय सारणी भी इसमें निर्धारित होता है। पहला क्या देखा कि व्यवस्थित योजनाबद्ध, ठीक है, कठोर कृत्रिम होती है, वास्तविकताओं से जुड़ी और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ में निश्चित स्थान और निश्चित समय सीमा, ठीक है, और सारणी भी बद्ध होती है। साथ ही साथ में मूल्यांकन और परीक्षा विधि का भी यहाँ पे अवलोकन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा अगला हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात जो है अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे के अंतर्गत देखिए, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा होती है, जबकि वह किसी निश्चित समय में दी जाती है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक क्या होती है? ये जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है और यह क्या है? अनियमित, अवैधानिक, ठीक है, आकस्मिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसे अनियमित, अवैधानिक, आकस्मिक शिक्षा भी कहा जाता है। यानी ये जो शिक्षा में मिलती है वो अनियमित मिल सकती है, कभी भी बैठे हुए हो सकते हैं, खिलते हुए मिल सकती है शिक्षा, ठीक है, सोते हुए मिल सकती है, कभी मिल सकती है। तो ये अनियमित होती है, अवैधानिक होती है और ये आकस्मिक कभी भी मिल सकती है। ये शिक्षा का एक स्वाभाविक एवं व्यापारिक रूप है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार आचरण में सुधार करके भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है और इस शिक्षा में कुछ भी पूर्ण निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब बालक स्वाभाविक रूप से अनायास ही घर, परिवार, आस पड़ोस, पार्क, सामुदायिक स्थल, ठीक है, चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते, खेलते कूदते शिक्षा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। बालक अपने समाज, समुदाय, संस्कृति, व्यवहार एवं परंपराओं का ज्ञान औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा के यहाँ पे बताया गया कि औपचारिक शिक्षा आप कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे आप पार्क में हो, चाहे आप सामूहिक स्थल पर हो, चाहे आपके आस पड़ोस से प्राप्त कर सकते हैं। उठते बैठते, खेलते कूदते, खाते पीते, कहीं भी आप यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, यानी औपचारिक शिक्षा के ठीक विपरीत। विशेषताओं की बात किया जाए तो इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ये शिक्षा स्वाभाविक, सरल एवं जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती हैं, जबकि वो जीवन की वास्तविकताओं से नहीं जुड़ी थी, ठीक है। ये क्या है कि ये शिक्षा स्वाभाविक, सरल एवं जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती है और इस शिक्षा में मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और यह शिक्षा में हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ये शिक्षा जीवन प्रयत्न चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ हमने क्या देखी कि पूर्व निर्धारित नहीं होती, ठीक है, स्वाभाविक एवं सरल होती हैं, जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती हैं, ठीक, मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं, बालक का सर्वांगीण विकास, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, जीवन प्रयत्न चलती रहती है शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हमने देखा। पहला हमने देखा कि कोई पूर्व निर्धारित समय सीमा नहीं, स्वाभाविक, सरल एवं जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ होता है, मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं, सर्वांगीण विकास किया जाता है बालकों का और किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, जबकि ये जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगला है निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों द्वारा शिक्षा चलती है। उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ सनिर्देशित होते हैं। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण में बात किया जाए परिभाषा तो मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है वह शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, मतलब, ठीक है। यानी वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के परे है वह क्या कहलाती है? निरौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्ग या फिर किसी भी वर्ग समूह, किसी भी एज समूह के लिए या फिर किसी भी आयु समूह के लिए इसमें शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो शिक्षा के निरौपचारिक उपकरणों द्वारा शिक्षा चलती है। उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ सनिर्देश होते हैं। और शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण में अगर बात किया जाए, देखिए परिभाषा क्या दी है विवेकानंद के अनुसार कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है।
मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही क्या है, शिक्षा है। ये चीज़ें हमने देख ली। वहीं जॉन ड्यूवी के अनुसार क्या कहा था इन्होंने, जॉन ड्यूवी ने कहा था, ड्यूवी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। एक बार फिर से देखिएगा कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। मतलब वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है पहली बात तो, और दूसरी उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी के अनुसार आप यहाँ पे रख सकते हैं, वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और संभावनाओं को पूर्ण करती है। अब रूसो के अनुसार बात किया जाए तो रूसो के अनुसार क्या था कि शिक्षा बालक के अंदर से होने वाला विकास है। रूसो ने क्या कहा था कि शिक्षा जो है वो बालक का अंदर से होने वाला विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। वहीं बात करें पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर एवं प्रगतिशील विकास है। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। जो उसके अंतर्गत, जो व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात जो शक्तियाँ होती है, जो उसके अंतर्गत विद्यमान होती है पहले से ही, उसमें क्या होता है, उसमें प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। अरविंद घोष की बात किया जाए तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति ही कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चीज़ें समझने का प्रयास कर लिया है। तो हमने क्या देखा, हमने विवेकानंद के अनुसार देखा कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। जबकि रूसो ने क्या कहा था, रूसो ने कहा था कि शिक्षा का बालक के अंदर से होने वाला विकास है। वहीं पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। अरविंद घोष की बात करते हैं तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है, ये अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। इनके अनुसार अगर सिंपल परिभाषा दिया जाए तो ये जो है मानसिक शक्ति का विकास करती है और वह परम सत्य शिव और सुंदर से चिंतन का आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो यानी मानसिक शक्ति का विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, और शिक्षा का संकुचित अर्थ अगर समझने का प्रयास किया जाए तो संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालकों का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। ठीक है, मैकेंजी के अनुसार संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ है अपनी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी बर्तावपूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि संकुचित दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अपनी शक्ति है, जो मानव के अंदर शक्ति है, उसका विकास करना एवं सुधार करने के लिए जो भी चेतनापूर्ण प्रयास किए जाते हैं उन्हें ही हम संकुचित दृष्टि से क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी अपने अंदर छुपी शक्तियों का विकास करना ही या फिर सुधार करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास एवं सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। वहीं ड्राइवर के अनुसार अगर देखा जाए तो ड्राइवर के अनुसार कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है, ड्राइवर ने क्या कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जा सकता है। तो आपको फोकस क्या करना है कि बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जा सकता है, इसी को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली
व सोद्देश्य चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान व कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान, जैसे विद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली तथा सोद्देश्य मतलब उसका कोई उद्देश्य हो चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उनके ज्ञान व कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उनके कला कौशल में वृद्धि, ज्ञान एवं कला कौशल में क्या होता है, वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। वहीं शिक्षा का संकुचित अर्थ हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान जो उसे अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में अनुकूल में सहायता करे। ठीक है, यानी जो शिक्षा हमें कहीं भी प्राप्त हो सके, यानी जिसे एक तरीके से अनौपचारिक शिक्षा हम कहते हैं कि आप कहीं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान जो उसे अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल में सहायता करे। ठीक है, तो यानी जो व्यक्ति को उसको सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण से प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यापक अर्थ, या फिर उसके अनुकूलन में सहायता करे। अनुकूलन मतलब क्या कर सके कि व्यक्ति सर्वाइव कर सके, वह अपने सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण और भौतिक वातावरण में सर्वाइव कर सके, उसके अनुकूल बन सके। यही जो है शिक्षा इसमें मदद करती है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने समाज के अनुरूप नहीं हूँ। ठीक है, समाज की प्रक्रियाओं को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर अभी शिक्षा का विकास उस तरीके पर नहीं हुआ है जिसके अंतर्गत मैं समाज को अपने अंतर्गत क्या करूँ, शामिल कर लूँ। ठीक है, समाज की प्रक्रियाओं को समझूँ और समाज के अंतर्गत कार्य करूँ। एस मैकेंजी के अनुसार अगर देखा जाए तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका परिवर्तन होता रहता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से होता है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, इस तरीके से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास क्या कहलाता है। अब बात करते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली जो है सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने इसके अंतर्गत क्या देखा? इसके तहत हमने देखा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास से है। अब व्यापक अर्थ में देखा जाए तो व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र विशेष से है जिसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत आने वाली सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी फैला हुआ है। देखिए, बात करते हैं शैक्षिक दर्शन की। ठीक है, यानी एजुकेशन फिलॉसफी की। तो शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा के कार्य आते हैं। यह शिक्षा का प्राचीनतम और अभिन्न अंग है। हमने क्या देखा? ये शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा के कार्य आते हैं। यह शिक्षा का प्राचीनतम एवं अभिन्न अंग है। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है और शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालक के विकास के समझने में सहायता प्रदान करती है। शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक और समायोजन, व्यक्तिगत अभिन्नता
और व्यक्तित्व, भौतिक, सामाजिक, तर्क शक्ति, चिंतन, समस्या समाधान, तमाम प्रकार की जो ये समाधान होते हैं वो साइकोलॉजी एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। हमने क्या देखा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान बालक को तथा बालक के विकास की समझने में सहायता प्रदान करती है। शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व, भौतिक, सामाजिक, तर्क शक्ति, चिंतन, समस्या समाधान आदि का निवारण करती है। बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र की। देखिए, बालक समाज में रहता है, जन्म लेता है, अतः उसको समाज के बारे में, समाज की प्रकृति के बारे में तथा समाज के प्रकार के बारे में तथा समाज और संस्कृति के अंदर संबंधों के बारे में समझना आवश्यक है, जिसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने क्या देखा कि बालक जो होता है वो समाज में रहता है, जन्म लेता है, अतः उसको समाज के बारे में, समाज की प्रकृति के बारे में और समाज के प्रकार के बारे में तथा समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों के बारे में समझना आवश्यक होता है, जिसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की उत्पत्ति, पृष्ठभूमि, वृद्धि और विकास को जानना भी आवश्यक है। इसके साथ ही साथ प्राचीन काल, मध्यकाल, स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात एवं आधुनिक काल में शिक्षा पद्धति को जानना अत्यंत आवश्यक है। किस तरीके से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन समय में किस तरीके से थी और मध्यकाल में या फिर पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी और पूर्व स्वतंत्रता पहले कैसे हमारी शिक्षा थी, ठीक है। तो वही चीज़ें समझने का प्रयास किया जाता है शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत। और शिक्षा का अर्थशास्त्र की बात की जाए, इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए, तो बाजार एवं व्यापार की वृद्धि के लिए सभी के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बाजार एवं व्यापार की वृद्धि के लिए सभी के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। शिक्षण विधियों की बात किया जाए तो देखिए, प्राचीन काल में छात्र केवल मूक दर्शन की भांति व्यवहार करते थे, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा प्रक्रिया में वे सक्रिय सहभागी होते हैं, अतः नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि प्राचीन समय में मूक दर्शन की भांति बालक जो है वो यहाँ पे बिहेव करते थे, अर्थात शिक्षक सिर्फ पढ़ाता था और बालक सिर्फ समझते थे, वो कटाक्ष नहीं कर सकते थे। तो शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का कार्य करता था और बालक जो है मूक दर्शन की भांति वो सिर्फ समझते थे टीचर को। लेकिन वर्तमान समय में सहभागिता दोनों की आपस में बराबर होती है। किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करना होता है तो टीचर और बच्चे जो हैं दोनों आपस में उस चीज़ों को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं अवलोकन की। तो शैक्षिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को सही ढंग से अवलोकन व क्रियान्वयन एवं प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा प्रक्रिया सही ढंग से चल सके। यहाँ पे क्या बताया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को सही ढंग से अवलोकन व क्रियान्वयन एवं प्रबंधन किया जाना चाहिए। यानी जो भी शैक्षिक संस्थान है उनका कार्य प्रणाली को सही ढंग से क्या किया जाना चाहिए, अवलोकन किया जाना चाहिए और क्रियान्वयन एवं प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे शिक्षा प्रक्रिया सही ढंग से चल सके एवं जिससे वित्त प्रबंधन, प्रजातांत्रिक वातावरण और मानव संसाधन भी शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा की समस्याओं के बारे में। तो शिक्षा की समस्याएं क्या है, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना, आवश्यक सुझाव प्राप्त करना और इन समस्याओं के उपाय के लिए आवश्यक कार्रवाई करना क्या है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं। हमने देखा कि शिक्षा की समस्याएं क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना, इसके अंतर्गत हम शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्याप्त जो भी समस्याएं हैं उसको अध्ययन करते हैं, आवश्यक जो है सुझाव प्राप्त करना और इन समस्या के उपाय के लिए जो है आवश्यक कार्रवाई भी करना। जनसंख्या शिक्षण क्या होती है, तो जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, ठीक है, जिससे जागरूक हो सके नागरिक अपने कर्तव्यों को लेकर के। अपनी ओर आकर्षित, सभी का अपनी ओर आकर्षित किया है और पर्यावरण ध्यान में रखते हुए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हमने देखा कि पर्यावरणीय शिक्षा जो है आज के समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। अगर हमें अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना है तो डेफिनेटली हमें पर्यावरण को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। देखिए,
वह शिक्षा ज्ञान, देखिए वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है, और न ही वह शिक्षा जो न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है, और न ही आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि वह शिक्षा जो न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है, और न ही आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी इन दोनों के परे जो शिक्षा होती है उसे ही निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा में हमने क्या देखा था कि विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या फिर महाविद्यालय में शिक्षाएं दी जाती थी, और अनौपचारिक में हमने क्या देखा था कि आकस्मिक रूप से कहीं भी प्राप्त हो सकती हैं। तो इन दोनों के बियॉन्ड जाकर जो भी शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का मिला जुला रूप होता है। इस शिक्षा के उद्देश्य बात करते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ प्रायः निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको पढ़ना ही है, ख़त्म करना है इतने समय में, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। तो हमने क्या देखा कि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो होता है, शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यचर्या व शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, प्रायः निश्चित होती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझने का प्रयास कर लिया। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण की। देखिए, अभिकरण शब्द का अर्थ ऐसे सामाजिक समूहों एवं संगठनों से है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। हमने क्या देखा कि अभिकरण शब्द का अर्थ ऐसे सामाजिक समूहों एवं संगठनों से है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। जैसे बी.डी. भाटिया के शब्द में अगर देखा जाए तो समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। बी.डी. भाटिया के अनुसार में क्या कहा है कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है, यानी जिसे एक तरीके से कहा जाए विद्यालय। ठीक है, तो क्या बताया बी.डी. भाटिया ने कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। बात की जाए, अतः शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य है उन सभी सामाजिक साधनों से होता है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी रूप में योगदान प्रदान करता है, जैसे परिवार। ठीक है, तो ये परिवार क्या है, ये भी बालक के विकास में या फिर कहा जाए बालक के शिक्षा में सर्वप्रथम जो है कहा जाता है कि जो बालक का पहला विद्यालय होता है वह उसका परिवार होता है। ठीक है, वो सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ ग्रहण करता है, अपने परिवार के माध्यम से ही शिक्षा को ग्रहण करता है। तो अतः शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य उन सभी सामाजिक साधनों से होता है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी रूप में योगदान करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकरण। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, सहपाठी हो गए, आसपास पड़ोस हो गया, समाज हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बालक के शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो ये शिक्षा के अभिकरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के इन अभिकरणों में परिवार, समुदाय के अंतर्गत संगठन, पुस्तकालय, वाचनालय, खेल मैदान, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएँ, चलचित्र एवं रेडियो आते हैं। ठीक है, तो इन तमाम प्रकार के जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन अभिकरणों के अंतर्गत जो है परिवार, समुदाय के अंतर्गत संगठन, पुस्तकालय, वाचनालय, खेल के मैदान, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, साथ ही साथ में चलचित्र एवं रेडियो आते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण किया जाए तो हम यहाँ पे निम्न तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के लिए जो है सामाजिक संगठन है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी पढ़ेंगे क्योंकि हमने समझ रखा है इसको। तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण में जो है वे सामूहिक संगठन हैं जिनका निर्माण समाज जो है वो सोच समझकर शिक्षा के लिए ही करता है।
उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और सरकार का शिक्षा विभाग या फिर शिक्षण संस्था इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं तो इन अभिकरणों द्वारा जिस शिक्षा व्यवस्था की जो शिक्षा व्यवस्था दी जाती है उसके उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ सब कुछ निश्चित होते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था, इसके पहले भी हमने देखा था कि शिक्षण विधियाँ, पाठचर्या एवं शिक्षण जो भी व्यवस्थाएं होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। साथ ही साथ में यह शिक्षकों की देखरेख व निर्देशन में नियोजित ढंग से प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी शिक्षकों की देखरेख में नियोजित ढंग से यह शिक्षा प्रदान की जाती है। और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए इन अभिकरणों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए इन अभिकरणों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो प्रथमतः अगर हम बात कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमने क्या देखा कि इन अभिकरणों द्वारा जिस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसके उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ तथा सब कुछ क्या होते हैं, निश्चित होते हैं और शिक्षकों की देखरेख में होती है। साथ ही साथ में निर्देशन व नियोजित ढंग से प्रदान की जाती है। और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए इन अभिकरणों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सीमाओं की बात किया जाए तो सीमाएं के अंतर्गत देखा जाए तो इसके द्वारा जो है 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती। ये प्रायः पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देते हैं और आचरण की शिक्षा पर कम। कभी कभी ये पाठ्यक्रम को पूरा करने में ही अपना कर्तव्य समझते हैं। ठीक है, 1 से जो 3 साल के बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक अभिकरण की। तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में सामाजिक संगठन या समूह हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः होता है, जैसे परिवार, समुदाय और धार्मिक संस्थाएं। ये भी जो है बालक की शिक्षा देने में विकास करती है। ठीक है, अब शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण की बात किया जाए तो शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह या संगठन है जो बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कराते हैं। ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं 15 से 60 साल तक बच्चे यहाँ बताया गया है। यहाँ पे कोई एज लिमिटेशन नहीं होती। पहली चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए पहली चीज़ क्या है कि शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत वे सामाजिक समूह या संगठन हैं, ठीक है, जो बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यानी जो शिक्षा संस्थान युवकों, बच्चों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा व्यवस्था करता है उसे क्या कहते हैं, निरौपचारिक अभिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इन अभिकरणों के द्वारा चलने वाली शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ भी प्रायः क्या होती है, निश्चित होती है। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या जो बच्चे निरक्षर प्रौढ़ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी एज काफ़ी हो गई है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, या उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने में निरौपचारिक अभिकरणों का बड़ा योगदान रहता है। और शिक्षित युवकों और प्रौढ़ों को अपने कार्य क्षेत्र की अद्यतन जानकारी कराने में इनका सहयोग होता है। और जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व सतत शिक्षा की भी व्यवस्था इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से होती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें समझने का प्रयास कर लिया है। अब बात करते हैं इन अभिकरणों से हम सुव्यवस्थित शिक्षा की आशा वैसे नहीं कर सकते जैसे औपचारिक अभिकरणों के द्वारा होती है। विशिष्ट शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे समझाने का प्रयास क्या किया गया है कि इसमें पहली बात तो जो है बच्चे, प्रौढ़ एवं युवाओं के लिए जो है शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो भी जिनकी शिक्षा व्यवस्था अधूरी रह गई है उनको इसके माध्यम से शिक्षाएं दी जाएंगी। और हालांकि बताया गया है कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो जिस तरीके से व्यवस्था होती थी वो इस तरीके से व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं मिलेगी, लेकिन शिक्षा का विकास किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली की। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या है, तो भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा है। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल मानते हैं। ठीक है, भारत में क्या रहा है, भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा है। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल मानते हैं। ठीक है, इसी कारण से वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली वैदिक धर्म और दर्शन पर आधारित थी। इसको ध्यान रखिएगा, कोटेशन के रूप में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात तो इसका कालक्रम क्या है, तो कालक्रम 2500 से 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, 2500 से 500 ईसा पूर्व है। और इतिहासकार इस काल को क्या कहते हैं, वैदिक काल मानते हैं क्योंकि इसमें जो है वेदों और दर्शनों की शिक्षा जो है दी जाती थी। अब बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की। तो शिक्षा का वित्त एवं प्रशासन किस तरीके से होता था,
जो शिक्षा व्यवस्थाएं दी जाती है, फिर जो शिक्षा संस्थान होते थे उनका वित्त एवं प्रशासन किस तरीके से चलता था उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक है, यानी राज्य का उसमें शिक्षा व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। शिक्षा प्रणाली मुख्यतः गुरुओं के नियंत्रण में थी, ठीक है, यानी राज्य की इसमें सहभागिता नहीं थी, जो नियंत्रण था उसका वो गुरुओं के द्वारा ही था। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है, यानी राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था शिक्षा की व्यवस्था करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। निःशुल्क शिक्षा वैदिक काल की प्रमुखता थी, यानी जो शिक्षाएं दी जाती थी वो निःशुल्क रूप से होती थी और ये वैदिक काल की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। अब आय के स्रोत दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा थी। जो आय के स्रोत थे वो क्या थे, वो दान दक्षिणा थे, भिक्षा थे, ठीक है, गुरु दक्षिणा थे। इस तरीके से कई बार क्या होता था कि कई राजा महाराजा के जो बेटे आते थे वो पढ़ते थे और एट द लास्ट में जो है वो आखिर में वो गुरु दक्षिणा के रूप में काफ़ी कुछ जो है भेंट दी जाती थे अपने गुरु को, जिससे शिक्षा संस्थान चलता था। या फिर कई बार क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांगते थे, जिससे जो है उनका आय के स्रोत ये महत्वपूर्ण स्रोत था। तो हमने क्या देखा कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी और शिक्षा प्रणाली मुख्यतः गुरुओं के नियंत्रण में थी। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। निःशुल्क शिक्षा वैदिक काल की प्रमुखता थी और आय के स्रोत में अगर देखा जाए तो दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा थी, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा की संरचना एवं संगठन के बारे में। तो वैदिक काल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित की गई थी, प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर आइए बात कर लेते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर में जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होती थी घरों या फिर जो है घरे या फिर परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष में जो है 5 वर्ष की आयु में बालक का क्या कर दिया जाता था, बालक का विद्यारंभ कर दिया जाता था। विद्यारंभ शुभारंभ जो कि घर के किसी कुल पुरोहित के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो है वो घरों या फिर परिवारों में होती थी, जो लगभग 5 वर्ष की आयु में हो जाती थी और बालक का, जिसे हम विद्यारंभ कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, ये घर के किसी कुल पुरोहित के द्वारा की जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा में क्या देखा हमने कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे होती थी, घर ही पे हो जाती थी, और जो उच्च शिक्षा होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, जो लगभग 8 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के उपनयन संस्कार होता था, जिसमें वह गुरुकुलों में प्रवेश पाते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्णों के विभाजन के पश्चात वर्णों की शिक्षारंभ के लिए गुरुकुलों में अलग अलग उम्रों में प्रवेश मिलता था, ठीक है। जैसे ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण बच्चा जो होता था उसका 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था और उसे गुरुकुल में संज्ञा जो है ले लिया जाता था। जबकि क्षत्रिय बच्चा जो होता था वो 10 साल के अंतर्गत उसका उपनयन संस्कार होता था, इसके बाद वो गुरुकुल में जाकर पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाता था। वैश्य का 12 साल के लिए, ठीक है, 12 वर्ष के लिए। अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ के बारे में। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा शब्द का अर्थ ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान, विद्या, विनय, अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों की बात किया जाए तो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार शब्दों में अगर देखा जाए तो ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य आधार थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा अल्तेकर के शब्दों में कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य आधार थे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य आधार कौन कौन से थे, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, प्राचीन भारतीय के मुख्य आधार थे प्राचीन भारतीय शिक्षा के। तो ये डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में था। अब इन उद्देश्यों को आज की भाषा में निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध रूप से तरीके से यहाँ पे बताया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन करना, ज्ञान का विकास करना, और इस समय ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन करना।
माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना और गृहस्थ जीवन को पालन करना, गुरु शिष्यों को पितृ ऋण, गुरु ऋण और गुरु शिष्यों को और देव ऋण से मुक्त होने का उपदेश देते थे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थी उच्च शिक्षा का अंतर्गत जो गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी, उन्हीं के अंतर्गत ये चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। क्या क्या चीज़ें? स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन करना किस तरीके से हो सकता है, ज्ञान का विकास किस तरीके से हो सकता है, और इस समय ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन करना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, गृहस्थ जीवन का पालन करना, गुरु शिष्यों को पितृ ऋण एवं गुरु ऋण देव ऋण से मुक्त होने का उपदेश देते थे। प्रकृति के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो एक अपरा होती थी। ठीक है, अपरा जिसे हम भौतिक पाठचर्या कहते हैं, इसमें भाषा, व्याकरण, बुनाई, कढ़ाई, कृषि शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अपरा यानी भौतिक शिक्षा। परा क्या होती थी? ये आध्यात्मिक होती थी। तो वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, तमाम प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें दी जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी। तो अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। ठीक है, जो टीचर बताता था उसका अनुकरण किया जाए, बार बार आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति की जाए उसकी, ठीक है, रटा जाए, और कंठस्थ मतलब उसको याद कर लिया जाए। दूसरी शिक्षण विधि क्या थी कि व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, यानी समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी टीचर क्या करता था, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को वो व्याख्यात करता था और उसका दृष्टांत विधि के माध्यम से बालकों को समझाता था। तीसरा क्या है? कथन, दर्शन एवं अध्यात्म विधि के द्वारा शिक्षण विधियाँ दी जाती थी, यानी किसी के कथन के द्वारा, दर्शन के द्वारा एवं अध्यात्म विधि के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। अगला है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, अभ्यास और शस्त्रार्थ विधि के द्वारा शिक्षाएं दी जाती थी। प्रश्नोत्तर मतलब जब आपको शिक्षा दी जाती थी तो उसके अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, वाद विवाद होता था किसी सब्जेक्ट को लेकर के, साथ ही साथ में अभ्यास कराया जाता था आपका, और शस्त्रार्थ विधि के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती थी। साथ ही साथ में श्रवण अर्थात सुनना, मनन और निषिध्याय विधि के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करते थे बालक, यानी जो टीचर बोलता था, जो गुरु बोलते थे, उन्हीं की बातों का अवलोकन कर उनको सुनते थे, उनका चिंतन मनन करते थे उनकी बातों का, और निषिध्याय मतलब उनकी बातों को आत्मसात कर लेते थे। ठीक है, तर्क विधि के माध्यम से भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। कहानी विधि, पंचतंत्र, हितोपदेश कहानियाँ के माध्यम से यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी, और वैदिक काल में विष्णु शर्मा ने लिखी थी जो कि, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ। अब बात करते हैं शिष्यों के आवास, भोजन व वस्त्रों की व्यवस्था गुरु ही करते थे। जो शिष्य को जो आवास या फिर भोजन जो वस्त्र थे होते थे, ये इनकी व्यवस्था कौन करते थे? गुरु ही करते थे। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिष्यों की भाषा, धर्म एवं नीति शास्त्र का ज्ञान करवाना भी गुरु का जो है महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत। बात करते हैं छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार ऋग्वैदिक काल तथा वर्णानुसार अर्थात उत्तर वैदिक काल में विशिष्ट विषयों की जानकारी देना भी गुरुओं का कर्तव्य था। अब शिष्यों को जो है सदाचरण की शिक्षा देना और चरित्र निर्माण करना और सद्कार्यों को करना तथा उनके गलत कार्यों को करने से मना करना भी गुरु के हाथ में ही था। साथ ही साथ में शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना और शिक्षा पूरी होने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति देना व उनका मार्गदर्शन करना। साथ ही साथ में शिक्षा पूरी होने पर भी शिष्यों की शंका का समाधान करना और उनका मार्गदर्शन करते रहना, ये गुरु का परम कर्तव्य होता था, यह गुरु का कार्य होता था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो है गुरुओं के जो है शिष्यों के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते थे। तो शिष्यों के आवास, भोजन व वस्त्रों की व्यवस्था गुरु ही करते थे। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिष्यों के भाषा, धर्म व नीति शास्त्र का ज्ञान कराना और छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार ऋग्वैदिक काल में तथा वर्णानुसार उनके उत्तर वैदिक काल में विशिष्ट विषयों की जानकारी देना और शिष्यों को सद आचरण की शिक्षा देना एवं चरित्र निर्माण करना। साथ ही साथ में सद कार्यों को करने तथा गलत कार्यों को करने से मना करना गुरु के हाथ में था। साथ ही साथ में शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा पूरी होने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति देना व उनका मार्गदर्शन करना। शिक्षा पूरी होने पर भी शिष्यों की शंकाओं का समाधान करना व उनका मार्गदर्शन करना, ये जो है कार्य थे। ठीक है,
अब बात करते हैं शिष्यों के गुरुओं के प्रति कौन कौन से कर्तव्य थे। तो वैदिक काल में शिष्यों के गुरुओं के प्रति निम्न कर्तव्य होते थे। गुरुकुल की सफाई करना एवं उसकी पूर्ण सफाई करना, गुरुगृह की सफाई करना एवं गुरु के स्थान की एवं पूजा पाठ की व्यवस्था करना, गुरु एवं गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना, गुरु एवं गुरुकुल वासियों की भोजन की व्यवस्था करना, ठीक है, व्यवस्था करना, ये सब जो है कार्य थे। ठीक है, साथ ही साथ में गुरु जो है गुरु की रात्रि विश्राम की व्यवस्था करना, गुरुओं के सोने के लिए जो है गुरुओं के सोने पर जो उनका पैर दबाना, ठीक है, गुरुओं के आदेश का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, ये तरीके से जो है बालक जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। बात करते हैं उपनयन संस्कार क्या होता था। तो गुरुकुल में प्रवेश के समय सभी बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का अर्थ है समीप लाना, अर्थात बच्चे को गुरु के सम्मुख लाना। सर्वप्रथम बच्चे को ब्रह्मचारी वस्त्र धारण कराया जाता था, ठीक है, और उसे मेखला धारण कराई जाती थी। मेखला मतलब करधनी, ठीक है, और समिधा दी जाती थी। समिधा मतलब भिक्षा पात्र। और गुरु बच्चे से प्रश्न करता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, बच्चा उत्तर क्या देता था, भवतः। ठीक है, जो गुरु होता था वो बच्चों से प्रश्न पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, तो बच्चा क्या उत्तर देता था, भवतः। इसके बाद बच्चे को यज्ञ वेदी के सामने बैठाया जाता था और वेद मंत्रों से देव आराधना की जाती थी और बच्चे को यज्ञोपरवात अथवा जनेऊ धारण करवाया जाता था। और इसके उपरांत बच्चा गुरुकुल के नियमों का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और गुरु उसे कुल में शिष्य के रूप में मानता था और उसके आवास, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का वचन देता था। तो हमने क्या देखा कि सर्वप्रथम इसके में क्या होता था, उपनयन संस्कार गुरुकुल में होता था, पहली बात। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, इसका जो अर्थ होता है वो समीप लाना, अर्थात गुरु के समीप लाना। इसके अंतर्गत जो है गुरु जो है बच्चों से पूछता था, कस ब्रह्मचारी असि, तो बच्चा उत्तर देता था, भवतः। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था, बच्चे को जो है जनेऊ धारण करवाया जाता था, ठीक है, यज्ञ करवा करके, और उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बना दिया जाता था और उसकी शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ में बच्चा जो है इसके पश्चात जो है गुरुकुल के नियमों का पालन करता था। ठीक है, अब समावर्तन एक संस्कार होता था जो कि गृहस्थ जीवन के लिए होता था। तो शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन का अर्थ है घर वापसी। समावर्तन समारोह में छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। उसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी पर बैठाते थे। ठीक है, किस पे, यज्ञ वेदी पर बैठाते थे और वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना की जाती थी। उसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे, उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन करने का उपदेश देते थे और कभी आलस्य न करने के लिए उपदेश देते थे। उन्हें पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, ठीक है, करने की शिक्षा देते थे। और तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख है। शिक्षण छात्र से गुरु दक्षिणा के लिए कहते थे और यदि शिक्षक छात्र से कुछ गुरु दक्षिणा मांगते थे तो छात्र का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने जीवन के गुरु को उसे प्रदान करे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन का अर्थ होता है घर वापसी। ठीक है, समावर्तन मतलब घर वापसी जब होता था तब बालकों का यह समावर्तन संस्कार कराया जाता था। समावर्तन समारोह में हमने क्या देखा कि छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार करके गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। उसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी पर बैठाते थे, वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना की जाती थी और उसके बाद गुरु शिष्यों के उपदेश देते थे, उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन करने का उपदेश देते थे और कभी आलस्य न करने के लिए उपदेश देते थे। उन्हें पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से ऋण करने की शिक्षा भी देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख किया गया है। शिक्षण छात्र से गुरु दक्षिणा के लिए कहते थे और यदि शिक्षक छात्र से कुछ गुरु दक्षिणा मांगते थे तो छात्र का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने जीवन के गुरु को उसे प्रदान कर दे। उपाधियाँ कुछ दी गई थी, तो उपाधियाँ देख लेते हैं। 12 वर्ष व 1 वेद का अध्ययन करने पर स्नातक की आपको उपाधि दी जाएगी तथा 24 वर्ष व 2 वेद का अध्ययन करने पर आपको वसु की उपाधि दी जाएगी। 36 वर्ष और 3 वेदों का अध्ययन करने पर आपको रुद्र उपाधि दी जाएगी और 48 वर्ष अध्ययन करने और 4 वेदों को जो है अध्ययन कर लेने पर आपको आदित्य की उपाधि सबसे
सबसे अच्छी उपाधि जो होती थी, ठीक है, मतलब क्लिष्ट विद्वान हो गया, आपने चारों वेदों को पढ़ लिया, तब आपको आदित्य कहा जाएगा। ठीक है, तो 12 वर्ष वह एक वेद का अध्ययन करने पर स्नातक की, 24 वर्ष वह 2 वेदों के अध्ययन करने पर वसु की, 36 वर्ष वह 3 वेदों के अध्ययन करने पर रुद्र की, 48 वर्ष वह 4 वेदों के अध्ययन करने पर आदित्य, यानी स्नातक, वसु, रुद्र व आदित्य की उपाधि से आपको सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे वैदिक शिक्षा प्रणाली की विवेचना की अगर बात की जाए तो गुणों की अगर बात किया जाए तो गुण क्या थे? निःशुल्क शिक्षा थी, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, शिक्षा की व्यापक पाठचर्या थी, विशिष्टीकरण था, उत्तम शिक्षण विधियों का निर्माण था, गुरु और शिष्यों का अनुशासित जीवन था, गुरु और शिष्यों के मध्य मधुर संबंध थे, गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण था एवं संस्कारपूर्ण जीवन था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले निःशुल्क शिक्षा थी, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, शिक्षा का व्यापक पाठचर्या थी, विशिष्टीकरण था। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, व्यापक अर्थ, व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठचर्या और विशिष्टीकरण, साथ ही साथ में उत्तम शिक्षण विधियों का निर्माण था और गुरु और शिष्यों का अनुशासित जीवन था, गुरु और शिष्यों के मध्य मधुर संबंध था, गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण एवं संस्कारपूर्ण जीवन था। ठीक है, वहीं अगर दोषों की बात की जाए तो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह दोष था। ठीक है, और आय के निश्चित स्रोत नहीं थे और शिक्षा की आमने वैज्ञानिक संरचना थी, अव्यवस्थित पाठचर्या थी, रटने पर अधिक बल दिया जाता था, कठोर अनुशासन था, वर्ण विभाजन था उत्तर वैदिक काल में आकर के, जन शिक्षा का अभाव था, स्त्री शिक्षा का अभाव था और धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर जो है अधिक बल दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की। जो है वैदिक शिक्षा के बाद जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, तो आइए बात करते हैं। तो वैदिक काल के उपरांत बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। बौद्ध काल के जनक जो थे वो गौतम बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। इन्होंने जब सांसारिक दुखों का अध्ययन किया तो समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ करके कर्मकांड आधारित करुणा प्रधान बौद्ध धर्म की स्थापना की। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, यानी कभी कभी कहीं आप इसको 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को धर्म और शिक्षा दोनों ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया। यानी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले चीज़ तो हमने देखी कि वैदिक काल के बाद क्या हुआ, बौद्ध शिक्षा का विकास यहाँ पर हुआ। गौतम बुद्ध जो थे वो एक राजसी परिवार से बिलोंग करते थे, यानी आते थे। उन्होंने सामाजिक दुखों को जब देखा तो उनका हृदय प्रसीज गया। इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, वेश धारण करके चले गए और इन्होंने क्या किया, इसका जो कार्य है, जिसका इसका काल है बौद्ध शिक्षा का, वो 600 ईसा पूर्व से यानी या फिर 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बुद्ध ने जो है अनुयायियों के साथ साथ में जनसाधारण के लिए भी यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की, यानी जनसाधारण जो व्यक्ति हैं वो भी बड़े आराम से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य यहाँ पे बताए। दुखम, संसार में दुख ही दुख है। दुखम समुदाय अर्थात दुख के कारण है। दुखम निरोध अर्थात दुख का निवारण है। दुखम निरोधा मार्ग अर्थात निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात यहाँ पे की गई है। तो क्या कहा इन्होंने, दुखम संसार में दुख है, दुखम समुदाय दुख के कारण है, दुखम निरोध है दुख के निवारण है, दुखम निरोधा मार्ग अर्थात निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है या फिर रट भी सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र मठ और विहार होते थे। ठीक है, बौद्ध काल में क्या होता था, बौद्ध काल में शिक्षा के क्या होते थे, केंद्र होते थे, मठ होते थे और विहार होते थे। प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त करने के बाद छात्र मठ व विहार में प्रवेश करता था। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। तो बौद्ध में शिक्षा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं, पहले शिक्षा प्रणाली की बात कर लेते हैं विशेषताओं के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए बौद्ध काल में शिक्षा मठों व विहारों में दी जाती थी। ये मठ व विहार नगरों में अस्थायी होते थे, जैसे
नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये शिक्षा जो है सबके लिए उपलब्ध थी। सबसे बड़ी बात है, सबके लिए उपलब्ध थी। तो हमने क्या देखा शिक्षा प्रणाली में कि बौद्ध काल में शिक्षा मठों व विहारों में दी जाती थी, पहली बात। और ये मठ या विहार नगरों के अस्थायी होते थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे और ये शिक्षा सबके लिए उपलब्ध थे। ठीक है, अब शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की बात कर लिया जाए, वही कंपेरिजन वाला। तो शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण एवं संरक्षण था तथा इसके साथ ही साथ शासन का भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, यानी जो शासक वर्ग था उनका भी संरक्षण प्राप्त था और साथ ही साथ में जो बौद्ध संघों का नियंत्रण जो थे, जो शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था एवं संरक्षण तथा इसके साथ ही साथ शासन का भी संरक्षण प्राप्त था। साथ ही साथ में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व उच्च शिक्षा सशुल्क होती थी। मतलब प्राथमिक शिक्षा तो आपको निःशुल्क दे दी जाती थी, लेकिन आपको जो उच्च शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वहाँ पे आपको पैसे लिए जाते थे। ठीक है, जबकि वैदिक काल में ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए थे, वहाँ पे निःशुल्क की शिक्षा का प्रावधान किया गया था। शिक्षा की संरचना एवं संगठन की बात अगर किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा ये भी दो भागों में बांटी थी। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे बात किया जाए तो मठ व विहारों में दी जाती थी। इसकी अवधि 6 से 12 वर्ष तक होती थी। ठीक है, यानी बालक जब 6 वर्ष हो जाता था तब उसको जो है मठ या विहार में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और यह शिक्षा जो है 12 वर्ष तक चलती थी। जबकि उच्च शिक्षा की अगर बात किया जाए तो उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी प्रवेश देते थे तथा इसमें चयनित छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। इसकी अवधि जो थी वो 12 से 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष तक भी आप मान सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भिक्षु शिक्षा की। देखिए, उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे उनको जो है उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इसकी अवधि लगभग 8 वर्ष की होती थी, यानी 8 वर्ष तक जो है भिक्षु शिक्षा के अंतर्गत वो आ जाता था। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में शिक्षा ज्ञान का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में थी। ठीक है, यानी किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सही शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श की बात की जाए तो ज्ञान का विकास करना, सामाजिक आचरण की शिक्षण दी जाती थी, शिक्षण विधियाँ बताया गया, मानव संस्कृति संरक्षण के बारे में बताया गया, चरित्र निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, व्यावसायिक शिक्षा पर भी यहाँ पे विशेष बल दिया गया। पहला, ज्ञान का विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं चरित्र निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या में, तो जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती थी। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में क्या होता था? प्रारंभिक शिक्षा में सर्वप्रथम इनके ग्रंथ के माध्यम से 43 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, 43। इसके बाद शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या हेतु विद्या नाम की 5 शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी। ठीक है, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या और शल्प विद्या, इस तरीके से जो है 5 विद्याएं इसमें पढ़ाई जाती थी। ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। वही उच्च शिक्षा की पाठचर्या की बात किया जाए तो उच्च शिक्षा में क्या था? उच्च शिक्षा के बारे में आप यहाँ पे देख के एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के बारे में। तो बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की। तो प्राचीन काल में भारत जो है तमाम प्रकार के देशों का जो है आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, और इसके उत्तर सीमा पर जो है अधिकतर जो है आक्रमण होते रहे हैं, शासन सदैव जो है आक्रमण करते रहे हैं शासक जो होते। और इन आक्रमण में जो है सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो ईरान के राजा का सर्वप्रथम नाम आता है। ठीक है, ईरान के राजा का। उसके बाद क्या आता है? यूनान के राजा सिकंदर। यूनान के जो है राजा सिकंदर ने 327 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। और देखिए 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी जो था वो कई बार आक्रमण किया। ठीक है, बार बार पराजित हुआ और लौट गया। सन 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, 11वीं बार आक्रमण किया और समीपवर्ती जो सीमावर्ती जो राज्यों का जो है रौदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ गया। फिर उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली का शासक बना दिया और बस यहीं से मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, 1206 से जो कि माना जाता है। तो 1200 से 1700 तक मुसलमान शासकों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा।
अब इतिहासकारों ने 1200 से 1700 तक के काल का मध्यकाल या फिर मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। मुस्लिम शिक्षा विशेषता की अगर बात की जाए तो राज्य का परोक्ष नियंत्रण होता था। ठीक है, राज्य क्या क्या होता था यहाँ पे, परोक्ष नियंत्रण होता था। इस काल में क्या होता था, इस काल में शासकों को इस्लाम धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए मकतब व मदरसों का निर्माण कराया और आर्थिक सहायता दी। तब इसके द्वारा शासनानुकूल कार्य करना स्वाभाविक था। इसे हम शिक्षा पर शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण यानी मकतब मदरसे दिलवा करके ज़बरदस्ती कई बार क्या होता था कि कई बार धर्म परिवर्तन करवा करके या फिर लोभ मार दे करके धर्म का प्रचार प्रसार करवाया जाता था। निःशुल्क शिक्षा की अगर बात की जाए, पहली विशेषता थी निःशुल्क शिक्षा। तो इन मकतब व मदरसों में छात्रों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। मकतब व मदरसों में रहने वाले छात्र को भोजन व वस्त्र की भी निःशुल्क दी जाते थे। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती थी। अब इस काल के सभी शासकों ने इन मकतब व मदरसों को आर्थिक सहायता दी और शासन में उच्च पदों पर आसीन लोग भी उन्हें आर्थिक सहायता देते थे। बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। पहला है ज्ञान का विकास करना। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हज़रत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे और निजात अर्थात मुक्ति का साधन मानते थे। सबसे बड़ी बात है, इसको आपको नोट कर लेना है कि इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक थे हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, वो ज्ञान को क्या मानते थे, वो अमृत मानते थे और निजात अर्थात मुक्ति का साधन मानते थे। बात करते हैं इस्लाम अर्थात संस्कृति का प्रचार प्रसार के बारे में। तो मुसलमान भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए थे और क्योंकि अपनी भाषा की, अपनी रीति रिवाज के, अपने रहन सहन की विधियां थी सब की और उसी में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इन्हीं सब शिक्षा पर बल दिया, बल दिया। तो इस्लाम संस्कृति के प्रचार प्रसार की एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात किया जाए तो मुसलमान इस्लामी नैतिकता को मानने वाले हैं। इनकी नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य हिंदुओं के आदर्श एवं मूल्यों से कुछ भिन्न थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, बात करते हैं शासन के प्रति वफादारी भी यहाँ पे सिखाई गई। मुसलमान बादशाह भारत की जनता के लिए भारतीयों का समान वफादार बनाना, इस तरीके से बताया गया कि इसमें भारतीयों को किस तरीके से सेना में शामिल किए जाएं, जो भी सैनिक वो अपने राजा के प्रति किस तरीके से वफादारी हो, इसका भी शिक्षा व्यवस्था उसमें दी गई थी मकतब मदरसे में, ताकि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएं तब वो क्या हो, अपने देश के प्रति, अपने शासन के प्रति, अपने राजा के प्रति क्या हो, वो वफादार हों। ठीक है, इस तरीके से शिक्षाएँ दी जाती थी। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो मुसलमान काल और शिल्प कला, इसलिए इनकी शिक्षाएं पर विशेष बल दिया गया और इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही कला कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। ठीक है, कला कौशलों पर, व्यवसाय पर विशेष बल यहाँ पर दिया गया था। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ, यानी कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थी। पहला था अनुकरण, अभ्यास व स्मरण विधि। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। ठीक है, तो उस्ताद अर्थात जिसे हम शिक्षक कहते हैं, शिक्षक, ठीक है, यानी शिक्षक यानी टीचर को यहाँ पर उस्ताद कहते थे। तो उस्ताद अर्थात शिक्षक उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतें, अक्षरों अथवा और पहाड़ों को उच्चारण करते थे। ठीक है, और शागिर्द अर्थात जिसे हम छात्र कहते हैं, सामूहिक रूप से उनका क्या करते थे, अनुकरण करते थे और आवृत्ति द्वारा कंठस्थ व स्मरण करते थे। ठीक है, यानी आवृत्ति करते थे, जो गुरु बोलते थे, जो उस्ताद बोलते थे, वही शागिर्द उसको दोहराते थे। बात करते हैं भाषण, व्याख्यान या फिर व्याख्या विधि की। तो उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था, यानी बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाया जाता था। व्याख्या एवं व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती थी। व्याख्यान में आयत तत्वों की व्याख्या उस समय मदरसों में शिक्षण प्रायः इन तीनों विधियों के संयुक्त रूप में किया जाता था। तर्क विधि की बात किया जाए तो इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के लिए किया जाता था। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों और इस्लामिक सिद्धांतों का विशेष महत्व था।
ठीक है। स्वाध्याय विधि बात किया जाए तो मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने पर खुलकर पैसा खर्च किया और इसके रख रखाव के लिए बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया। परिणामतः स्वाध्याय के अवसर सुलभ हुए। बात करते हैं प्रदर्शन प्रयोग व अभ्यास विधि की। तो शिक्षक सर्वप्रथम क्रिया वस्तु, यथा वस्तु या फिर क्रिया का प्रदर्शन करते थे और शिक्षार्थी उसे देखते थे और देखकर उसके स्वरूप को समझते थे और करके दिखाते थे, बार बार करते थे और उन्हें सीखते थे। ठीक है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो अनुकरण को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया गया। शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्थान, जहाँ वह स्थान जहाँ पे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, तो मकतब शब्द क्या है? अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वह स्थान होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यह प्रायः मस्जिद से संलग्न होते थे और उसमें अध्यापक होते थे। उस समय पर्दा प्रथा भी थी और इसके बावजूद मकतबों में क्या होते थे? लड़के एवं लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, मकतब एवं मदरसों में लड़के लड़कियां क्या होते थे? एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि मकतब में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर किया जाता था। जो मकतब होते थे उसमें जो बच्चों का प्रवेश किया जाता था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में किया जाता था और प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। प्रवेशार्थी को नए वस्त्र पहना करके शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था और शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे और जो बच्चे आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे उनको बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह का नाम। इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश मिलता था। ठीक है, और मदरसा शब्द अरबी भाषा के मदरसा शब्द क्या है? वो अरबी भाषा के दरश शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? भाषण देना। अब मध्यकाल में उच्च शिक्षा भाषण के द्वारा दी जाती थी, इसलिए जहाँ पर शिक्षा देने के भाषण का प्रयोग होता था उन स्थानों को मदरसा कहा जाता था। मदरसा का अर्थ ही क्या होता है? भाषण देना। ठीक है, अब देखिए जो मध्यकाल में क्या था कि मध्यकाल में प्रायः मदरसे राजधानियाँ और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे और ये मदरसे बहुअध्यापकीय थे। इनके अध्यापकों को उच्च वेतन दिया जाता था। मध्यकालीन मदरसों में आज जैसी परीक्षाएं नहीं होती थी। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की इच्छा पर ही किसी छात्र को सफल घोषित किया जाता था और इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को आमिल, अरबी व फारसी सहित विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को काबिल व तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, देखिएगा, एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा कि इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को क्या कहा जाता था? जो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता था उसे आमिल कहा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ में अरबी व फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को क्या कहा जाता था? काबिल कहा जाता था। ठीक है, काबिल। और दर्शन शास्त्र व विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था? फाजिल। ठीक है, क्या कहा जाता? फाजिल कहा जाता था। अब कुछ अन्य शिक्षण संस्थाओं की बात किया जाए तो खानताहे, दरगाहें और कुरान स्कूल, फारसी कुरान स्कूल, अरबी स्कूल, ये तमाम प्रकार के स्कूल हैं। अब बात करते हैं मुख्य मुस्लिम शिक्षा केंद्र की। तो मध्यकाल में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में बड़े बड़े मदरसे व पुस्तकालय का निर्माण कराया और उन्हें उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया। मध्यकाल मुख्यतः मुस्लिम शिक्षा केंद्रों का नाम इस प्रकार है। दिल्ली, मदरसा-ए मुअज्जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी के बाद फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, बीदर। ठीक है, इस तरीके से जो है मुस्लिम शिक्षा केंद्रों की स्थापना इन राज्यों में, इन प्रांतों में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं मालवा की। तो हिंदू तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन। अब बात करते हैं हिंदू तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली तुलनात्मक अध्ययन समानता तथा असमानताओं के आधार पर इस प्रकार है। पहला क्या है कि हिंदू शिक्षा प्रणाली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएं क्या है? दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में
जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक है, पहली बात क्या है कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थी। यानी जो हिंदू शिक्षा प्रणाली थी और जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी वो दोनों जो है वो क्या थी, वो राज्य के नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से क्या थी, मुक्त थी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, पहली प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च शिक्षा के स्तर पर यहाँ पे विभाजित थी। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के धार्मिक व नैतिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। क्या है कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के धार्मिक व नैतिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। साथ ही साथ में दोनों शिक्षा प्रणालियों में मुख्य रूप से मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिष्य गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे। साथ ही साथ में इन दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक छात्रों के मध्य जो है मधुर संबंध स्थापित थे। दोनों शिक्षक प्रणाली में जो है व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ में दोनों शिक्षा प्रणालियों में जो है स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है बहुत अच्छे प्रयास नहीं मिले हैं। ठीक है, स्त्री शिक्षा को बहुत बढ़ावा नहीं दिया गया है, जो है स्त्री शिक्षा हमेशा पीछे ही रही है। ठीक है, तो ये समानताएं थी। समानताओं के अंतर्गत हमने क्या देखा कि हमने देखा कि राज्य के नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में मुक्त था। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में नहीं था, और साथ ही साथ में 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक एवं उच्च स्तर। ठीक है, इसमें क्या होता था, धार्मिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य जो है प्राप्ति के लिए सबसे अधिक बल दिया गया, और साथ ही साथ में जो है मौखिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। दोनों में जो है मौखिक शिक्षाएं दी जाती थी, और साथ ही साथ में जो है गुरु जो शिष्य होते थे वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, और मधुर संबंध थे दोनों के बीच में, गुरु एवं शिष्य के बीच में, दोनों शिक्षण संस्थाओं में, दोनों शिक्षण व्यवस्थाओं में, और व्यवसाय शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। और साथ ही साथ में जो है इसमें जो है इस प्रणालियों में क्या किया गया, स्त्री शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। ये तो समानताएं हो गई। अब विषमताओं की बात करते हैं। तो विषमताएं क्या थी, तो प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक आर्थिक सहयोग दिया। ठीक है, यानी प्राचीन काल में इतना सहयोग नहीं मिला था जितना मध्यकाल में शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग दिया था। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो घरों में, और उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो है वो गुरुकुलों में होती थी। बौद्ध काल में क्या होता था, बौद्ध काल में दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों विहारों में होती थी, परंतु मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में व उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होने लगी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं बात किया जाए तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था, और बौद्ध काल में लोक भाषा पाली थी, और मध्यकाल में विदेशी भाषा अरबी और फारसी थी। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, वैदिक काल में क्या था कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। ठीक है, जबकि बौद्ध काल में क्या थी, लोक भाषा पाली थी। ठीक है, जबकि मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में विदेशी भाषा अरबी और फारसी थी। अब बात करते हैं तो प्राचीन काल में शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच पिता पुत्र तुल्य संबंध थे, जबकि मध्यकाल में उनके बीच शासक शासित तुल्य संबंध थे। ठीक है, जो बच्चा होता था, जो शिष्य होता था, उसे शासित वर्ग माना जाता था, और शासक वर्ग जो है वो टीचर को कहा जाता था। ठीक है, अब प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में स्त्री शिक्षा अधिक क्षति हुई है। ठीक है, जबकि प्राचीन शिक्षा में देखा जाए प्राचीन काल में तो स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी थी। वहीं वैदिक शिक्षा प्रणाली में सभी राजकुमारों और क्षत्रियों को सैन्य शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कुछ ही केंद्रों में जो है सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, जबकि मुस्लिम प्रणाली में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक उत्तम थी। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, जबकि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली यूनानी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि प्राचीन जो है शिक्षा प्रणाली में आयुर्वेद चिकित्सा दी जाती थी, जबकि मुस्लिम प्रणाली में क्या, यूनानी चिकित्सा। अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में जो है कला कौशल की शिक्षा का अधिक विकास हुआ है। यानी प्राचीन काल की अपेक्षा जो अगर देखा जाए तो मध्यकाल में अधिक कला कौशलों का विकास हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखने का प्रयास कर सकते हैं। मुस्लिम शिक्षा जो है प्रणाली का मूल्यांकन की अगर बात किया जाए तो पहला क्या है, गुण की बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साथ ही साथ में मकतब और मदरसों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। छात्रों के लिए जो है छात्रावास रहन सहन के लिए
ठीक है। छात्रों का आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी। छात्रवृत्तियों का शुभारंभ किया गया था मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम साहित्य, धर्म दर्शन और कला कौशल के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों का विशेष सम्मान रखा जाता था और उन्हें अपने ज्ञान और कौशल में निरंतर वृद्धि करने हेतु विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। अब बात करते हैं शिक्षक स्तरों में विभाजन की। तो मध्यकाल में प्राथमिक व उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। भिन्न भिन्न शिक्षा स्तरों के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों की क्या की गई थी, व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है। यानी शिक्षा स्तरों की व्यवस्थाएं की गई थी। हमने क्या देखा कि मध्यकाल में प्राथमिक व उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। भिन्न भिन्न शिक्षा स्तरों के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों की व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया। साथ ही साथ में साहित्य रचना को प्रोत्साहन मिला था। यानी मुस्लिम शासकों ने अपने काल में साहित्य रचना को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने साहित्यिक रचना की प्रवृत्ति वाले छात्रों को सम्मान दिया और उनकी आर्थिक सहायता दी, उन्हें प्रोत्साहित किया। बात किया जाए तो कला एवं कौशल व्यावसायिक शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया गया। मध्यकाल में कला कौशल व व्यवसायों की उत्तम व्यवस्था की गई। सभी मुस्लिम शासक जो थे वो कला प्रेमी थे और यही कारण है कि उन्होंने मदरसों व मकतबों में कला कौशलों व व्यवसायों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की, ठीक है। साथ ही साथ में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान मिला और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का भी कुछ अपना योगदान है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में जो है वो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का कुछ अपना योगदान है और उस योगदान का इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों का योगदान। तो मध्यकाल मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक तथा उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा निःशुल्क थी, पहली बात। और आज की परिस्थितियों में शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क करना तो संभव नहीं, परंतु एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा का तो जो है एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा को तो निःशुल्क कर ही दिया है। पिछड़े और मेधावी तथा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की ही देन मानना चाहिए, ठीक है। यानी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ये मुस्लिम शिक्षा की ही देन है, जो कि हम इस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्थाएं अपने अंतर्गत अपना रहे हैं, ठीक है। अब शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विभाजन की अगर बात की जाए तो मध्यकाल में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, लेकिन इस काल में इन दोनों स्तरों को शिक्षा को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कर शिक्षा के किसी भी स्तर पर विभिन्न वर्गों की शुरुआत की जा सकती है। उच्च शिक्षा में विशिष्टीकरण और उपाधि प्राप्त करने की शुरुआत। देखिए, इस्लाम धर्म में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने वाले को विशेष उपाधियां दी जाती थी और आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उसी क्रम में विशेष उपाधियां दी जाती है, ठीक है। निष्कर्षता रूप में कहा जा सकता है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इस देश में विदेशी पौधा थी। वह उस देश के मूल निवासियों को उतना उपयोगी नहीं हो सकती जितना समाज के लिए होना चाहिए, परंतु इस प्रवाही में कुछ ऐसी अच्छी बातें भी थी जो कि अब किसी भी देश की आवश्यक समझी जाती थी, जैसे शिक्षा संस्थाओं को राज्य का संरक्षण, आर्थिक अनुदान, निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, शिक्षा की सुलभता आदि, ठीक है। इस तरीके के जो वहाँ पे व्यवस्था अपनाई गई थी ये शिक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इन सबको थोड़े व्यापक रूप में अपनाया गया है, ठीक है। इन सबको जो है थोड़े व्यापक रूप में अपनाया गया है। इस तरीके से हमारा ये कंपैरिजन जो है वो समाप्त होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया है तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कर लीजिएगा। फिलॉसफी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फिलॉसफी। फिलॉसफी का अर्थ होता है फिलोधन सोफी अर्थात ज्ञान, और सोफिया का अर्थ होता है प्रेम अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। यही चीज़ें समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। कुछ यहाँ पे विचारक भी थे जिनके अनुसार यहाँ पे फिलॉसफी को डिफाइन किया गया था। तो यह फिलॉसफी अर्थात क्या है, यह है प्रकृति तथा उसमें संबंधित सभी तत्वों का सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। तो जो फिलॉसफी है ये क्या है, ये प्रकृति अर्थात नेचर और उससे संबंधित सभी तत्वों का सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है। दर्शन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। दर्शन मानव जीवन से संबंधित सामान्य एवं आधारभूत समस्याओं का अध्ययन है।
जिनका संबंध है मूल्यों, अस्तित्व, ज्ञान, कारण, डर, बुद्धि एवं भाषा से है। दर्शन मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का जटिल एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने का उपागम है। तो हमने क्या समझने का प्रयास किया? पहली बात तो यह प्रकृति तथा उसमें संबंधित सभी तत्वों का सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है। साथ ही साथ में दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति है। और दर्शन क्या है कि मानव जीवन से संबंधित सामान्य एवं आधारभूत समस्याओं का अध्ययन है, जिनका संबंध है मूल्यों, अस्तित्व, ज्ञान, कारण, डर, बुद्धि एवं भाषा से है। दर्शन मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का जटिल एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने का उपागम है। ठीक है, तो ये क्या है? पहली बात हमने क्या देखा कि ये प्रकृति उससे संबंधित सभी जो है तत्वों का अध्ययन करता है और यह ज्ञान प्राप्ति है। दर्शन क्या है? दर्शन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति है और मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का जटिल एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने का उपागम है। ठीक है, अब दर्शन का आधार विवेकपूर्ण तर्क होता है। ठीक है, दर्शन का आधार क्या होता है? विवेकपूर्ण तर्क होता है। दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा एवं सौंदर्य विभूति आदि से संबंधित अध्ययन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा प्लेटो के अनुसार अगर देखा जाए तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। प्लेटो ने क्या कहा था? दर्शन क्या है? ज्ञान का विज्ञान है। काम्टे ने क्या कहा था? दर्शन ज्ञान का विज्ञान और आलोचना है। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है और काम्टे ने क्या कहा था? दर्शन ज्ञान का विज्ञान और आलोचना है। वहीं अरस्तु ने क्या कहा था कि दर्शन वह विज्ञान है जो प्रकृति का अंश होकर प्रकृति का अध्ययन करता है। ठीक है, वहीं राधा कृष्णन ने क्या कहा था कि दर्शन प्रकृति के यथार्थ का तार्किक विवेचन है। ठीक है, राधा कृष्ण ने क्या कहा था कि दर्शन प्रकृति के यथार्थ का तार्किक विवेचन है। दर्शन प्रकृति के, इस तरीके से आप यहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब दर्शन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। दर्शन की प्रकृति यानी नेचर क्या है? तो विद्वता ज्ञान नहीं है। ठीक है, यानी विजडम इज नॉट नॉलेज, यानी विद्वता ज्ञान नहीं है। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और बुद्धि या विद्वता सत्य का अनुभव कराती है। दर्शन सत्य के प्रति अनुशासन है और जीवन की आवश्यकता है। दर्शन जीवन एवं लक्ष्य की प्राप्ति का सतत एवं सघन स्पष्टीकरण है। ये जीवन के अनुभवों, क्रियाओं और उसकी सार्थकता को समझने में सहायता करता है। ये जीवन के गूढ़ प्रश्नों को समझने में सहायता करता है। ये जीवन और मूल्यों को स्पष्ट करता है। इनकी सहायता के द्वारा मनुष्य स्वयं को जानने में सहायता करता है और इस ब्रह्मांड को अपने से जोड़ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दर्शन की प्रकृति क्या है? विद्वता ज्ञान नहीं है। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ में बुद्धि या विद्वता सत्य की जो है खोज करती हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं दर्शन सत्य के प्रति क्या है? अनुराग है या फिर प्रेम है। ठीक है, दर्शन क्या है? सत्य के प्रति अनुराग या प्रेम है और जीवन की आवश्यकता है। दर्शन क्या है कि सत्य के प्रति, दर्शन क्या है कि सत्य के प्रति अनुराग है या फिर प्रेम है और जीवन की आवश्यकता है। दर्शन जीवन की आवश्यकता है। ठीक है, दर्शन जीवन एवं लक्ष्यों का सतत एवं सघन स्पष्टीकरण है और ये जीवन के अनुभवों, क्रियाओं आदि की सार्थकता का समझने में सहायता करता है। ये जीवन के गूढ़ प्रश्नों को समझने में सहायता करता है और ये जीवन और मूल्यों को स्पष्ट करता है। इसकी सहायता द्वारा मनुष्य स्वयं को जानने में सहायता करता है और ये ब्रह्मांड से अपने आप को संबंधित समझता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी की। तो पहला क्या है? तत्व मीमांसा, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स कहते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा है एक्सियोलॉजी अर्थात मूल्य मीमांसा। ठीक है, यानी इसको 3 ब्रांचेस में डिफाइन किया गया है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। और तत्व मीमांसा को भी 3 भागों में कॉस्मोलॉजी, ठीक है, थोमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जबकि दर्शन को एक पूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है, तथापि दर्शन एक विशिष्ट रूप में विशेष गुणों के आधार पर अनेक क्षेत्रों व शाखाओं में विभाजित किया जाता है। दर्शन का विस्तार सामान्य रूप से अत्यधिक वृहद तथा इसका विस्तार और विकास जैसे सत्य, नैतिकता, तर्क और सौंदर्यानुभूति आदि कुछ विषय वस्तु तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से दर्शन के प्रश्नों को स्वरूप,
जो है इस तरीके से जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको एक बार डिफ़ाइन कर लीजिएगा अपने शब्दों में। एक बार थोड़ा सा तत्व मीमांसा या फिर ज्ञान मीमांसा को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे एक बार अब बता दे रहा हूँ ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ज्ञान की दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करती है। इस शाखा के अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान पहले से ही होता है या प्राप्त किया जाता है, दर्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें जो है ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ में जो है ईश्वर क्या है आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तत्व मीमांसा या फिर एपिस्टेमोलॉजी। देखिए ये जो हमने 3 आधार हमने बांटे थे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन है। ठीक है, इस बारे में। ज्ञान मीमांसा के बारे में आपने ज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब दर्शन की यह शाखा तत्व मीमांसा ज्ञान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्व ज्ञान और पश्च ज्ञान। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा विचार थोड़ा सा ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको फिलोसफिकल थिंग्स यहाँ पे पढ़ने नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है बस। ठीक है, बात करते हैं आचार मीमांसा या फिर मूल मीमांसा की। तो आचार मीमांसा या फिर मूल्य मीमांसा क्या है, संबंध जो है मानव मूल्यों से एवं आचरण से है। मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है आदि से संबंधित प्रश्नों की खोज करता है, और तर्क, नैतिकता, विवेक, सौंदर्य अनुभूति आदि से संबंधित ज्ञान की खोज दर्शन के इसी शाखा के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि आचार मीमांसा या मूल मीमांसा के अंतर्गत कि आचार मीमांसा का संबंध है मानव मूल्यों एवं आचरण से है, आचरण मूल्यों से होता है। ठीक है, मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है आदि से संबंधित प्रश्नों की खोज किया जाता है। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों की प्रकृति क्या होती है आदि से संबंधित प्रश्नों की खोज किया जाता है, और तर्क, नैतिकता, विवेक, सौंदर्यानुभूति आदि से संबंधित ज्ञान की खोज दर्शन के इसी शाखा के द्वारा किया जाता है। शिक्षा में दर्शन का महत्व की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्शन शिक्षक को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करता है। देखिए दर्शन क्या है कि शिक्षक को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करता है। यानी दर्शन मदद करता है शिक्षक को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अनेक जिज्ञासाओं का समाधान शिक्षक के सम्मुख प्रकट करता है। जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षित होने से क्या तात्पर्य है, जीवन के लिए क्या उचित है, क्या उत्तम है, जीवन से क्या तात्पर्य है, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण क्या है, कैसे किया जाए, जीवन में उद्देश्यों का क्या महत्व है, उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाए, उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, अनुशासन क्या होता है, शिक्षण विधि का निर्धारण कैसे किया जाए, अध्यापक और शिक्षण के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए, विद्यार्थी से क्या तात्पर्य है, अच्छे शिक्षक से क्या गुण होते हैं, शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण तत्व मीमांसा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के दर्शन के महत्व यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो दर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, तो इन्हीं सब प्रश्नों का हमें आंसर शिक्षा के दर्शन में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण तत्व मीमांसा के आधार पर किया जाता है, और शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम का निर्माण में ज्ञान मीमांसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, इस अधिनियम को कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी कहते हैं, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी इसे पुकारा जाता है। नहीं, अर्थात द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में 2009 इसको बताया गया है, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी इसे कहा जाता है। देखिए अध्ययन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो 20 जुलाई 2009 को यह राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को यह लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, और 26 अगस्त 2009 को यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RTE एक्ट अधिनियम बना। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में RTE एक्ट लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। यानी 20 जुलाई को राज्यसभा में और 4 अगस्त को लोकसभा में, 26 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा ये 2009 को जो है ये कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में RTE एक्ट लागू हो गया।
अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ में बात करते हैं अधिनियम का कुछ मुख्य अनुच्छेदों के साथ संबंधित देखिए 12 दिसंबर 2002 को 66वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात, 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया, यानी DPSP में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आर्टिकल 45 में क्या किया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वहीं बात किया जाए तो मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 51वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता के कर्तव्य अध्यारोपण किया गया है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित न करें। अर्थात अनुच्छेद 51A के अंतर्गत यह माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी को, बालकों को या बालिकाओं को विद्यालय भेजें। RTE एक्ट 2009 की रूपरेखा की बात किया जाए तो 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय 38 अनुच्छेद व 1 अनुसूची शामिल थे। क्या? 7 अध्याय 38 अनुच्छेद और 1 अनुसूची शामिल की गई थी। एक्ट के 7 अध्याय की बात किया जाए तो अध्याय 1 में प्रस्तावना, अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 में केंद्र राज्य स्थानीय सरकार अभिभावकों को दायित्व, अध्याय 4 में स्कूल एवं शिक्षकों के दायित्व, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अध्याय 1 में क्या था? प्रस्तावना थी। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 में केंद्र राज्य स्थानीय सरकार व अभिभावकों के दायित्व, अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, अब RTE के कुछ मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विशेषता है, इसमें विकलांग बालकों के लिए जो मुफ्त शिक्षा थी वो 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई। पहली बात तो इसके अंतर्गत जो विकलांग बालक होते थे या बालिकाएं होती थी उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है निःशुल्क होती थी, तो 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुफ्त कराने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों की होगी। साथ ही साथ में इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग व माता पिता के इंटरव्यू लेने वाले स्थानों को 25,000 जुर्माना देने की बात कहेगी। ठीक है, यानी आप बच्चों का स्क्रीनिंग नहीं कर सकते और माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में RTE एक्ट के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं और इस एक्ट के द्वारा जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 वर्ष का हो गया तो कक्षा 1 से ही पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 10 से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कक्षा 1 से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप अपनी आयु वर्ग के हैं तो आप किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक। ठीक है, अब बात करते हैं RTE एक्ट विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक शोषण को भी रोकता है। ठीक है, आप इसको शोषित नहीं कर सकते हैं। RTE एक्ट के द्वारा बाल सुलभ व बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया, यानी बालक के लिए सुलभ बनाई जाए शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ में बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा व्यवस्था दिया जाए। यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण ज्ञान, क्षमता व प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा बच्चों को भय, आघात व चिंता से मुक्त कराता है। साथ ही साथ में यह एक्ट मानक के अनुरूप विद्यालय की संचालन करने में उनकी मान्यता रद्द कर देता है। ठीक है, यदि कोई भी विद्यालय है जो कि मानक को पूरा नहीं करता है तो उनकी मान्यता रद्द करने का भी अधिकार RTE एक्ट को दिया गया है। RTE एक्ट की आलोचना की बात किया जाए तो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। समान शिक्षा प्रणाली, राज्य को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह राज्य के सभी बच्चों को एक तरह के स्कूलों में जाएंगे और स्कूल में एक तरह का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में इस विधेयक में 6 वर्ष तक की आयु वाले 17 करोड़ बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है और इस विधेयक में मुफ्त शिक्षा के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकारों को क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो हमने क्या देखा? पहली बात कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा प्रणाली की बजाय। ठीक है, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा ज़्यादा जरूरी है।
किसके बजाय? समान शिक्षा प्रणाली के बजाय। राज्य को यह घोषणा करनी चाहिए कि राज्य के सभी बच्चे एक तरह के स्कूल में जाएंगे, ठीक है, एक तरह के स्कूल में क्या करेंगे? जाएंगे, और एक तरह का पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में 6 वर्ष तक की उम्र वाले जो बच्चे थे 72 करोड़, यहाँ पे 17 करोड़ बच्चों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। विधेयक में जो है बजट का इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। और साथ ही साथ में निजी प्रबंधकों के लिए, जो निजी विद्यालय होते थे उनके प्रबंधकों के लिए संवैधानिक अधिकारों का क्या करता है? ये उल्लंघन करता है। बात करते हैं आरटी एक्ट अधिकार अधिनियम 2019, शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। आरटीई एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद में 5 जनवरी 2019 को जो है वो पारित कर दिया गया। इसके द्वारा जो बिंदु थे जो दिए गए थे वो क्या था? पहला था नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण अर्थात फेल किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता है तो उसे 2 बार पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, 2 बार, ठीक है। फेल हुए बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्था की जाएगी। अगर बच्चा दोबारा परीक्षा फेल हो जाता है तो उसे अनुत्तीर्ण भी करार दे दिया जाएगा, ठीक है। आरटी एक्ट की विशेषताओं की बात किया जाए तो यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होता है। यह नियम कक्षा 1 से कक्षा 8 के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होता है। यह नियम के तहत सभी सरकारी स्कूलों व निजी संस्थाओं में 25% जो सीटें हैं वो SC ST OBC तथा BPL कोटा वाले छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही साथ में गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता यहाँ पे बताई गई है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक, ठीक है। इसी तरीके से कक्षा 6 से कक्षा 8 पर जो है 35 छात्रों पर एक टीचर, ठीक है। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कम से कम जो है एक गणित, एक सामाजिक विज्ञान और एक भाषा शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे बात किया गया कि 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक भी यहाँ पर होना चाहिए। और इस एक्ट के अंतर्गत कक्षा 5 तक जो है वो 200 कार्य दिवस यहाँ पे बताया गया है। कक्षा 5 तक जो है वो साल भर में कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे। और तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो है 220 कार्य दिवस होंगे। शुल्क द्वारा अगर शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य क्या होगा? 45 घंटे होंगे, ठीक है, 45 घंटे होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरटी एक्ट की मुख्य धारणाओं की बात किया जाए तो मुख्य धाराएं क्या है? धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान किया गया है। धारा 4 क्या है? आयु के अनुसार प्रवेश का प्रावधान किया गया है। धारा 5 क्या है? कि अन्य विद्यालय में जो है स्थानांतरण की बात कही गई है। धारा 10 माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा 13 में फीस नहीं ली जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। धारा 14 में जन्म प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा। धारा 15 में प्रवेश से इनकार न किया जाएगा। धारा 17 में दंड नहीं दिया जाएगा बालकों को। धारा 21 में विद्यालय में प्रबंधन समिति अर्थात SMC जो है अध्यक्ष SMC का जो है गठन किया जाएगा। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बताया गया है। धारा 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन को न पढ़ाने की बात कही गई है। और धारा 30 में प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। उपसंहार के रूप में हम देखें तो संविधान में शिक्षा संबंधी जो अनुच्छेद हैं उसमें अब तक जो शिक्षा संबंधी संशोधन किए गए हैं उनका कुल प्रभाव यह है कि अब हमारे देश में जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं का देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है। और 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों और लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान है। जबरन धार्मिक शिक्षा देने का निषेध है। बस आवश्यकता है तो वोट की राजनीति छोड़कर संविधान का मूल भावना को अनुसार कार्य करने की, ठीक है। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने वाला भारत जो है वो 135वां देश है, ठीक है। इस तरीके से हमारा देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, संविधान का अर्थ समझने का पहले बात करते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हिंदी रूपांतरण है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है कि उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? कॉन्स्टिट्यूट प्लेस टुगेदर, जिसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? एक सोच रखना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? एक सोच रखना। अब संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है।
यह एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं। इसमें विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जो कि राज्य के 3 अंग होते हैं तथा उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण रहता है। अब राज्य के निवासियों के भी अधिकार क्षेत्र के वर्णन रहता है और सरकार संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त करती है। यानी संविधान क्या है? सर्वे सर्वा है, ठीक है। तथा संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करती है। यानी सरकार जो है वो संविधान के बियॉन्ड जाकर करके कार्य नहीं कर सकती है। वहीं भारत की संविधान जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो कि कुंजी कही जाती है, ठीक है, संविधान की, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, आपको इसको रट लेना है क्योंकि आपके परीक्षा में जो है इस रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। जबकि 1976 में बलसावा संविधान संशोधन करके, जिसे मोइनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, निःसूक्ष्म संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार माना गया है। इन अधिकारों को उपयोग करने हेतु कुछ व्यवस्थाएं भी की गई है। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत गणराज्य में शिक्षा भारतीय गणराज्य में शिक्षा संविधान में 3 अलग अलग सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। जो संघ सूची में जितने भी विषय हैं वह केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उसमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देता है। समवर्ती सूची में जो है वह केंद्र व राज्य दोनों इस विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रारंभ में शिक्षा केंद्र जो है वो प्रांतीय राज्य सूची का विषय था, परंतु 1976 में बलसावे संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। बलसावा संविधान संशोधन जब किया गया उसके बाद क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया, अर्थात इसमें केंद्र व राज्य दोनों सरकारें आपस में कानून बना सकती हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र व राज्य मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकेंगे। अब जन्म से 6 वर्ष तक के शिक्षकों की देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था करना ये राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे रट लेना है। सन 2002 में 6वें संविधान संशोधन किया गया। इसके अनुसार राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष तक हैं प्राप्त न कर लें बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार। अब अगला है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया जो कि 21A के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 45 जो कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि उसके अंतर्गत कहा गया कि 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले जब तक बच्चा तब तक उसकी देखभाल, जो बाल्यावस्था की भी देखभाल क्या करेगा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब देखिए 2002 के 6वें संविधान संशोधन के अनुसार 21A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के व अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करेगा, ठीक है। बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। देखिए संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से सहयोगी वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को जो है मूल रूप से वह जाति के आधार पर बेदखल या फिर वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी जो भी सरकारी संस्थान है या फिर जो भी अर्ध सरकारी विद्यालय है या फिर संस्थान है उसमें आप किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म या फिर लिंग के आधार पर उसे वंचित नहीं कर सकते, उसे एडमिशन लेने से आप रोक नहीं सकते अनुच्छेद 29(2) के तहत। साथ ही साथ में स्त्री शिक्षा पर विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई संविधान में, जो है बताया गया है कि संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है कि राज्यों को स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई बंद बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी, अनुच्छेद 45 में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया अनुच्छेद 45 में ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 15 है, सॉरी, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से उसके जाति, धर्म व लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है।
SC ST व OBC के लिए विशेष दर्जा भी दिया गया है। अनुच्छेद 17 में सर्वप्रथम छुआछूत का समाप्त किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः SC ST की शिक्षा तथा अर्थहितों विशेष सावधानी से उन्नति करेगा व अन्याय व शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत पहला बात तो छुआछूत को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः SC ST की शिक्षा की तथा अर्थहितों व विशेष सावधानी से उन्नति करेगा व अन्याय व शोषण से उनका संरक्षण देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह SC ST जो भी दबे व कुचले वर्ग के लोग हैं उनकी जो है शिक्षा में समान भूमिका को जो है सहभागिता को यहाँ पे बढ़ाने के लिए राज्य आगे आएगा और साथ ही साथ में उनके शोषण होने से बचाएगा। अगला क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष जो है ध्यान दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 के अनुसार जो है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 का 2 यानी क्या समझाने का प्रयास किया गया है कि अनुच्छेद 30(1) के अनुसार क्या कहा गया है कि धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा को प्रसार करने के लिए संस्थाएं खोल सकता है। ठीक है, और उस पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 30 का 2 अनुसार कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में को सहायता देने में राज्य किसी भी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका जो हेड है वो किस जाति का है या फिर ठीक है वो किस जाति के लिए विद्यालय खोला गया है, इन आधारों पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें बताया गया है अनुदान देने की दृष्टि से अगर देखा जाए। अगला है मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था। तो अनुच्छेद 350(a) के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अगला है धार्मिक शिक्षा पर रोक। अनुच्छेद 28 में राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया है किसी भी सरकारी संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को किसी भी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि किसी भी अर्ध सरकारी, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कॉलेज, जो कि सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, ठीक है, वित्त पोषित है, उसमें आप किसी भी बालक से जो है आप फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप जो है इस कार्यक्रम में सभी बालक जो है सम्मानित हुए। ठीक है, इस तरीके से कहा गया है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, धर्म समभाव की भावना यहाँ पे चलती है। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं को शिक्षा 344(a) में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं घोषित किया गया है और बाद में संशोधन द्वारा 7 अन्य भाषाओं को जोड़ दिया गया। वर्तमान में कुल 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? कुल 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया तथा अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन करने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म या फिर लिंग या जन्म स्थान के वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल के नियम 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट दी गई है। साथ ही साथ में राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वाले सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा जो है अवधारित हो उपबंध करेगा और 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में
स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा भी किया जाएगा। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि राज्य सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था से 6 वर्ष तक की आयु के पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यानी जब तक वह बालक 6 वर्ष तक नहीं हो जाता है तब तक जो है उसका शिक्षा का प्रावधान, बाल्यावस्था तक प्रावधान कौन करेगा? राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। वही अनुच्छेद 51A में हमने देखा कि यदि माता पिता या संरक्षक जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अपने यथास्थिति बालक तथा प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बालक बालिकाएं हैं उनके पेरेंट्स का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी बालक बालिकाओं को अपने जो विद्यालय भेजें। ठीक है। 51 के अनुसार राष्ट्र की कामयाबी बुलंदियों पर ले जाने का उत्तरदायित्व देश के प्रत्येक नागरिक को है, इसलिए हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा किताबें जो है समाप्त हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एट द लास्ट में। ठीक है। इसी तरीके से हम जो है पेपर वाइज जो है सिर्फ देखते रहेंगे, मैराथन क्लास चलाते रहेंगे। इसमें 1 या 2 पेज जो है थोड़ा सा इरेज हो गया था, इसलिए मैंने जैसे कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने जो फिलॉसफी देखी थी, फिलॉसफी का पहला चैप्टर जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसमें मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा टॉपिक 1 बाय 1 करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। 2 घंटे की क्लास, मैराथन क्लास हालांकि नहीं कहेंगे, नॉर्मल क्लास ही कहेंगे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें जो हैं डिस्कशन कर दी है और साथ ही साथ में आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। और हाँ, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।